देखिए, अक्सर जब किसी बीमारी या मतलब शारीरिक चोट की बात होती है ना, तो वहाँ हमें एक तरह की स्पष्टता की उम्मीद होती है। जैसे कोई गणित का सीधा सा सवाल हो। हाँ, बिल्कुल एकदम सटीक जवाब चाहिए होता है हमें। सही कहा। मतलब हड्डी टूटी है तो एक्सरे मशीन की स्क्रीन पर एक टेढ़ी-मेढ़ी सफ़ेद रेखा साफ दिख जाती है हुँ, और डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कह देता है कि हाँ, यहाँ दिक्कत है। ये बहुत सीधा और स्पष्ट होता है। यानी मानव मस्तिष्क को ना चीज़ें साफ-साफ और अलग-अलग खानों में बंटती हुई बहुत पसंद आती हैं। कारण और परिणाम का एक सीधा रिश्ता जिसे हम देख सकें। बिल्कुल, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, एकदम साफ। लेकिन जब हम मानव मनोविज्ञान या उन गहरे पारिवारिक आघात और अवचेतन मन की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। सही कह रहे हैं, वहाँ सब कुछ धुंधला हो जाता है। हाँ, हम एक ऐसे परिदृश्य को देखने लगते हैं जो सच कहूं तो बहुत ही धुंधला और रहस्यमयी होता है। यहाँ कोई सफेद रेखा नहीं होती जो बता सके कि आखिर दर्द कहाँ छिपा है। और ये धुंधलापन ही इंसान के मन की सबसे बड़ी पहेली है। हम्म। जब बात भावनाओं की या दबे हुए अपराध बोध की और पीढ़ियों से चले आ रहे रहस्यों की आती है ना, तो कोई सीधा स्कैन काम नहीं करता। वहाँ लक्षण बहुत अजीबोगरीब रूप में सामने आते हैं। तो आज के इस डीप डाइव में हम ठीक इसी धुंधली और रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो शीजू टेल्स 1.0 नामक यूट्यूब चैनल की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी, सूर्यगढ़ की राजकुमारी कनकलता की कहानी। अच्छा, ये कहानी तो काफी चर्चित है। हाँ, बहुत ज्यादा। सतह से देखने पर यह किसी आम जादुई लोक कथा जैसी लग सकती है। मतलब एक ऐसी राजकुमारी जो दिन के उजाले में पत्थर की मूर्ति बन जाती है और रात के अंधेरे में वापस इंसान का रूप ले लेती है। पर आज के हमारे इस विश्लेषण का मिशन इस कहानी के सिर्फ जादुई या चमत्कारी हिस्से पर चर्चा करना नहीं है। हम इस कहानी की परतों को खोलेंगे और उस मनोवैज्ञानिक कोड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जो इसमें छिपा है। बिल्कुल, वही सबसे जरूरी हिस्सा है इसका। देखिए, ये दरअसल पारिवारिक रहस्यों, गहरे अपराधबोध और सबसे बढ़कर सच का सामना करने के साहस का एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। सुनने वालों के लिए ये समझना बेहद दिलचस्प होगा कि कैसे एक जादुई कहानी असल में मानवीय व्यवहार और क्या कहते हैं सोमैटिक रिस्पॉन्स का एक सटीक दर्पण हो सकती है। तो चलिए, सूर्यगढ़ राज्य की इस दुनिया में चलते हैं। शुरुआत होती है राजा भवानी प्रताप से। एक ऐसा राजा जिसे उसकी प्रजा पूजती है। दरबार में उसकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। मंदिरों में उसके नाम की जय जयकार होती है। यानी बाहर से देखने पर सब कुछ एक आदर्श राज्य की तरह लगता है। हाँ, एकदम परफेक्ट। लेकिन उस राजा के सीने में एक बहुत ही भयानक राज दफन है। और उनकी एक बेटी है, कनकलता, जो बिना मां के बड़ी हुई है और बेहद संवेदनशील और दयालु है। ये पृष्ठभूमि बहुत ही अहम है यहाँ पर। बाहर से एक आदर्श छवि और अंदर से एक गहरा काला सच। मनोविज्ञान में इसे संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करने वाला माहौल कहा जाता है। ओ, कॉग्निटिव डिसोनेंस। हाँ, राजा भवानी प्रताप की ये दोहरी जिंदगी ही इस पूरी कहानी की नींव है। और कनकलता का उस माहौल में बिना माँ के बड़ा होना उसे एक तरह की संवेदनशीलता देता है जो बाकी राजमहल के दिखावटी माहौल में किसी और के पास नहीं है। वो चीजों को गहराई से महसूस करती है। और ये संवेदनशीलता तब एकदम से सामने आती है जब एक दिन राजमहल के द्वार पर एक बूढ़ा साधु आता है। द्वारपाल उसे कोई आम भिखारी समझकर धक्का दे देता है। ऐसे किस्से तो अक्सर राजमहलों में होते हैं। हाँ, लेकिन कनकलता, जो ये सब देख रही होती है, दौड़ कर जाती है और साधु को सम्मान के साथ अंदर लाती है। वो अपने हाथों से उसे भोजन कराती है। और यहीं से कहानी में वो मनोवैज्ञानिक ट्रिगर आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। बिल्कुल। साधु भोजन करने के बाद कनकलता से कुछ ऐसा कहता है जो एक शब्द कम और एक गहरी मनोवैज्ञानिक चेतावनी ज्यादा लगता है। वो कहता है कि कनकलता के भीतर तो बहुत पवित्रता है, लेकिन जिस घर में वो रह रही है वहां एक बहुत बड़ा पाप पल रहा है। बाप रे, एक बच्ची के लिए ऐसी बात सुनना। हाँ, और ये पाप एक दिन उसे भी अपनी चपेट में ले लेगा, ऐसी चेतावनी देता है वो साधु। और इसके बाद वो साधु कनकलता के मन में संदेह का एक ऐसा बीज बो देता है जिसकी जड़ें बहुत गहरी जाने वाली थीं। वो कहता है कि अपने पिता से जाकर पूछना कि 20 साल पहले इसी महल के द्वार पर आए एक तपस्वी के साथ उन्होंने क्या किया था। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। अब जरा इस स्थिति की कल्पना करें।
एक बेटी के लिए ये कितनी अजीब और बेचैन करने वाली बात होगी। शाम को जब वो अपने पिता से ये सवाल पूछती है तो राजा भवानी प्रताप एकदम से उसे बकवास कहकर टाल देते हैं, लेकिन कनकलता कुछ ऐसा देख लेती है जो शब्दों से ज्यादा जोर से चीख रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे ना? हाँ, राजा के हाथ कांप रहे थे। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये हिस्सा मुझे बहुत ही गहरा लगा। हाँ हाँ, बताइए। जब हम पीढ़ियों से चले आ रहे पारिवारिक आघात या जिसे अंग्रेजी में जनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं, उसकी बात करते हैं, तो ये कहानी उसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब किसी परिवार में कोई बहुत बड़ा सच या कोई भयानक अपराध पीढ़ियों तक छुपाया जाता है ना, तो अगली पीढ़ी अक्सर उस छुपे हुए तनाव को हवा में महसूस कर लेती है। इसे इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि बच्चे अपने माता-पिता के अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल संकेतों को पढ़ने में बहुत माहिर होते हैं। कनकलता ने राजा के शब्दों को नहीं, उनके कांपते हाथों और आंखों के डर को पढ़ा। एकदम सही। और यहाँ मैं एक तुलना करना चाहूँगा। जैसे हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, उसका काम हमें बाहरी बीमारियों से बचाना है, रक्षा करना। लेकिन जब वही रक्षक कोशिकाएं शरीर के ही खिलाफ काम करने लगें, जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, तो शरीर अंदर ही अंदर टूटने लगता है। कनकलता के लिए उसका पिता उसका रक्षक था, उसका इम्यून सिस्टम था। ओह, क्या शानदार बात कही है। लेकिन जब उसे अचानक ये एहसास होता है कि जिस पिता ने उसे बचाया है वही असल में किसी गहरी बीमारी या अपराध का स्रोत है, तो उसका दिमाग इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता। और वही उसके पत्थर बनने की वजह बनता है। हाँ, उसका खुद को शट डाउन कर लेना, अगले ही दिन पत्थर की मूर्ति बन जाना, सिर्फ एक जादू नहीं है। मनोविज्ञान में इसे वही सोमैटिक रिस्पॉन्स कहते हैं, जहां मानसिक लकवा सचमुच शारीरिक सुनपन का रूप ले लेता है। ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है। कनकलता और उसके पिता के रिश्ते में जो दरार आती है, वो बिना कुछ कहे ही इतनी गहरी हो जाती है कि उसे भरने का कोई रास्ता नहीं बचता। जैसे ही उसने अपने पिता की आंखों में वो डर देखा, वो समझ गई कि पिता किसी भयानक अपराध के दोषी हैं। उसका पिता, जिसे वो दुनिया का सबसे मजबूत इंसान मानती थी, अब एक डरा हुआ और संभावित अपराधी बन चुका था। ये विश्वास का टूटना ही उस पत्थर बनने की प्रक्रिया की असली शुरुआत है। और उस एहसास का नतीजा कितना भयानक होता है। दिन का उजाला, जो आमतौर पर सच्चाई, जीवन और ऊर्जा का प्रतीक होता है, वो कनकलता के लिए एक कैद बन जाता है। क्योंकि दिन में उसे वो नाटक करना पड़ता था। बिल्कुल। दिन में दुनिया के सामने, अपने पिता के सामने उसे एक सामान्य जीवन का नाटक करना पड़ता है। इसलिए उसका अवचेतन मन उस दिखावे से बचने के लिए उसे दिन में एक बेजान पत्थर बना देता है। और रात को? और रात का अंधेरा, जहां सब कुछ छुप जाता है, जहां किसी को कोई सफाई नहीं देनी होती, वो उसकी एकमात्र आज़ादी बन जाती है। रात में वो वापस इंसान बनती है, अपने दुख को महसूस करती है और फिर सुबह होते ही वापस सुन हो जाती है। ये दिन और रात का चक्कर ना उस घुटन को बहुत खूबी से दर्शाता है जो एक पारिवारिक रहस्य के साथ जीने में होती है। दिन में सामाजिक मुखौटा पहनना पड़ता है, भावनाएं सुन्न हो जाती हैं, इंसान पत्थर हो जाता है, और रात के एकांत में असली दर्द रिसने लगता है। महीनों बीत जाते हैं इसमें। राजमहल में तांत्रिक, वैद्य, बड़े बड़े पंडित सब आते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, लेकिन कोई इस श्राप को तोड़ नहीं पाता। क्योंकि ये कोई आम श्राप था ही नहीं। सही कहा, क्योंकि किसी भी दवा या तंत्र मंत्र में उस मनोवैज्ञानिक लकवे को ठीक करने की ताकत नहीं थी। और फिर कहानी में प्रवेश होता है पड़ोसी राज्य चंद्रपुर के राजकुमार वीरध्वज का। वीरध्वज का आगमन कहानी के ढांचे को बदल देता है। आमतौर पर ऐसी कहानियों में हीरो दिन के उजाले में एक बड़ी सेना लेकर आता है, कोई तलवार चलाता है या कोई जादुई जड़ी बूटी लाता है। हाँ, वही टिपिकल हीरो वाली एंट्री। लेकिन वीरध्वज ऐसा कुछ नहीं करता। वो रात के अंधेरे में चुपचाप दीवार फांदकर उस बगीचे में आता है जहां कनकलता कैद है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि वीरध्वज ने आते ही कोई समाधान नहीं थोपा, उसने कोई चमत्कारिक दवा नहीं किया, उसने बस एक बहुत ही साधारण लेकिन शक्तिशाली शब्द कहा, सुनाओ। वाह! इस पूरी कहानी में, इतने महीनों के मानसिक संताप में, ये पहली बार था जब किसी ने कनकलता की बात सुनने की कोशिश की थी। ये कितनी गहरी बात है। देखिए, जब कोई गहरे आघात में होता है ना, तो उसे उपदेश के नहीं, एक ऐसे सुरक्षित स्थान की जरूरत होती है जहां वो बिना किसी जजमेंट के अपनी बात कह सके।
बिल्कुल सही कहा। जो लड़की इस पत्थर बनने की प्रक्रिया को अपनी नियति मान चुकी थी, उसके लिए विराटध्वज का वो साथ एक नई उम्मीद जगाता है। लेकिन विराटध्वज सिर्फ एक श्रोता बनकर नहीं लुकता। नहीं, वो जानता था कि सिर्फ सुनना काफी नहीं है। हाँ, वो समझ जाता है कि इस बीमारी की जड़ कनकलता में नहीं, बल्कि उस रहस्य में है जो राजा छुपा रहा है। और यहाँ से कहानी जासूसी के एक बहुत ही दिलचस्प चरण में प्रवेश करती है। बिल्कुल। विराटध्वज जानता था कि न्याय पाने के लिए केवल सहानुभूति काफी नहीं है, सक्रिय रूप से सच की जड़ों तक जाना होगा। वो सीधे राजमहल के मंत्रियों के पास नहीं जाता, क्योंकि वहां सत्ता का डर हावी है। तो वो क्या करता है? वो एक व्यापारी का भेष बनाता है और बाजार में जाकर एक 30 साल पुराने माली हरिया बाबा को खोज निकालता है। हाँ, विराटध्वज की चतुराई यहाँ बहुत सटीक है। वो जानता है कि इतने लंबे समय से डरा हुआ इंसान सीधे सवाल पूछने पर कुछ नहीं बताएगा, इसलिए वो एक मनोवैज्ञानिक चाल चलता है। एक बहाना बनाता है। वो कहता है कि वो एक यात्री है और वो मृत तपस्वी दरअसल विराटध्वज का गुरु था। वो कहता है कि उसके गुरु की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक सच सामने नहीं आता। और ये तरकीब काम कर जाती है। डरा हुआ हरिया बाबा टूट जाता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि एक इंसान 30 साल के बाद एक अजनबी के सामने क्यों टूटता है। क्यों टूटता है? अपराध बोध का बोझ इंसान के दिमाग को थका देता है। सालों तक एक भयानक रहस्य को छुपाना मानसिक रूप से इतना थका देने वाला होता है कि अवचेतन मन खुद चाहता है कि कोई आए और उस बोझ को बांट ले। हरिया बाबा का कबूलनामा उसी थकावट का नतीजा था। और जो सच हरिया बताता है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो बताता है कि 20 साल पहले राजा भवानी प्रताप ने सत्ता और गद्दी के लालच में अपने ही सगे बड़े भाई को धीमा जहर देकर मार डाला था। बाप रे, अपने ही भाई को? हाँ, और जब उस सिद्ध तपस्वी ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सच जान लिया, तो राजा ने उसे भी कारागार में डालकर चुपचाप जंगल में ले जाकर मरवा दिया था। एक अपराध को छुपाने के लिए किया गया दूसरा अपराध। ये एक क्लासिक पैटर्न है। एक झूठ को बचाने के लिए आपको हमेशा दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, और हिंसा के मामले में ये एक खूनी सिलसिला बन जाता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। आप पूछे। जब विराटध्वज को ये भयानक सच पता चलता है तो वो सीधे आकर कनकलता को सब बता देता है। क्या विराटध्वज का ये कदम सही था? मतलब क्या एक पहले से टूटी हुई लड़की को, जो दिन में पत्थर बन जाती है, अचानक इतना बड़ा सदमा देना एक तरह की क्रूरता नहीं है? क्या वो सच को थोड़ा छुपाकर या नरम करके नहीं बता सकता था? देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। सतह पर देखने पर यह क्रूर लग सकता है, लेकिन मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो एक भ्रम या इल्यूजन को तोड़ना हमेशा दर्दनाक होता है। अच्छा। कनकलता जिस बीमारी से जूझ रही थी, जहां वो पत्थर बन रही थी, उसका इलाज किसी मीठी बात में नहीं था। उसका इलाज उस झूठ की जड़ को उखाड़ने में था। यानी सर्जरी तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। विराटध्वज जानता था कि जब तक कनकलता अपने पिता की वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगी, वो कभी उस मनोवैज्ञानिक लकवे से बाहर नहीं आ पाएगी। घाव को ठीक करने के लिए पहले उसकी सफाई करनी पड़ती है, जो हमेशा तकलीफदेह होती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? कल्पना करें कि कोई इंसान जीवन भर एक ऐसी नाव में सफर कर रहा हो जिसे वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानता है, और अचानक उसे पता चले कि उस नाव को बनाने वाली लकड़ियां किसी दूसरे इंसान की चिता से चुराई गई हैं। उफ, ये तो बहुत ही भयानक एहसास होगा। कनकलता के लिए उसका पिता वो नाव था। एक बेटी के लिए यह जानना कि उसका रक्षक ही दरअसल उसके ताऊ का हत्यारा है, ये किसी के भी मानसिक संतुलन को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। और इस खुलासे के बाद कनकलता की जो प्रतिक्रिया होती है ना, वो इस कहानी के सबसे परिपक्व और गहरे हिस्सों में से एक है। हाँ, आमतौर पर लोक कथाओं में हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में पात्र जोर जोर से रोते हैं, छाती पीटते हैं या बेहोश हो जाते हैं। लेकिन कनकलता ऐसा कुछ नहीं करते। वो एक गहरी दर्दनाक शांति में चली जाती है। वो बस आंखें बंद करके बैठ जाती है, क्योंकि वो एक भयानक कॉग्निटिव डिसोनेंस में फंस गई थी। एक तरफ वो पिता है जिसने बचपन से उसे बेइंतहा प्यार दिया, जिसने माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, और दूसरी तरफ उसी पिता की वो जघन्य सच्चाई है, एक निर्दोष भाई की हत्या और एक पवित्र इंसान की मौत। वो इंसान अपने पिता से पूरी तरह नफरत भी नहीं कर पा रहा है, और उन्हें माफ करना तो असंभव है। ये द्वंद्व इंसान को अंदर से फाड़ देता है। विराटध्वज यहाँ फिर से एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। वो कनकलता को सच्चाई का आईना दिखाता है।
वो समझता है कि इस श्राप, इस सुन्नपन से मुक्ति तभी मिलेगी जब ये सच सार्वजनिक होगा, क्योंकि रहस्य अंधेरे में पनपते हैं। सच्चाई की रोशनी ही उन्हें खत्म कर सकती है। और यहीं पर कनकलता एक बहुत ही कठिन निर्णय लेती है। वो वीराध्वज से कहती है कि वो अपने पिता को भरे दरबार में खुद बेइज्जत नहीं करेगी। यानी वो सबके सामने चीख चीख कर ये राज नहीं खोलेगी। नहीं, इसके बजाय वो अपने पिता को खुद अपना सच स्वीकार करने का, अपनी गलती मानने का एक आखिरी मौका देगी। ये निर्णय दिखाता है कि एक गहरे आघात के बावजूद कनकलता के भीतर कितनी करुणा थी। वो अपने पिता से उनका चुनाव करने का अधिकार, उनकी एजेंसी नहीं छीनती। वो रात के अंधेरे में अपने पिता के कक्ष में जाती है। राजा भवानी प्रताप, जो सालों से अपराध बोध के कारण ठीक से सो नहीं पाया है, जाग रहा होता है। और फिर क्या होता है? कनकलता बिना किसी घुमाव फिराव के सीधे उससे बड़े भाई की मौत का सच पूछती है। और राजा का पहला रिएक्शन क्या होता है? वही जो बचाव की मुद्रा में आए किसी भी डरे हुए इंसान का होता है, इनकार। वो इसे बकवास कहता है, हरिया बाबा को झूठा ठहराता है। लेकिन कनकलता कोई बहस नहीं करती। वो बहुत शांति से बताती है कि कैसे पिता के उसी एक झूठ के कारण वो खुद दिन ब दिन पत्थर बनती जा रही है। यहाँ हम सत्ता के लालच और पैतृक प्रेम के बीच का सीधा टकराव देखते हैं। राजा भवानी प्रताप तर्क देता है कि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो उसकी गद्दी छीन जाएगी, उसका सारा सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, लोग उसे हत्यारा कहेंगे। बिल्कुल, उसका अहंकार अभी भी सच से बड़ा बना हुआ है। लेकिन कनकलता का जवाब बहुत ही स्पष्ट और तीखा होता है। वो कहती है कि अगर उन्होंने सच नहीं माना तो वो ऐसे ही आधी पत्थर और आधी इंसान बनकर जीती रहेगी। ये तो एक सीधा अल्टीमेटम था। हाँ, अपनी झूठी शान बचा लीजिए या अपनी बेटी की जिंदगी। वो फैसला अपने पिता पर छोड़कर कक्ष से बाहर आ जाती है। 2 रातें बीत जाती हैं। राजा खामोश रहता है। महल में एक अजीब सा तनाव फैल जाता है। और फिर तीसरी रात को एक बहुत ही असामान्य घटना होती है। आधी रात को दरबार बुलाया जाता है। आधी रात को दरबार बुलाना, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये कोई आम राजनीतिक सभा नहीं थी। ये एक इंसान का अपनी अंतरात्मा के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण था। आधी रात का समय उस अंधेरे का प्रतीक है जो इतने सालों से राजा के मन में था ना। बिल्कुल। राजा भवानी प्रताप सिंहासन पर बैठता है। उसका चेहरा थका हुआ है, आंखें सूजी हुई हैं। वो सभी दरबारियों, मंत्रियों और कनकलता के सामने खड़ा होता है। और फिर वो एक ऐसा सच बोलता है जिसकी गूंज पूरे सूर्यगढ़ की नींव हिला देती है। वो भरे दरबार में कबूल करता है कि 20 साल पहले उसने गद्दी के लालच में अपने बड़े भाई को जहर दिया था और उस सच को जानने वाले तपस्वी को मरवा दिया था। एक पूरी तरह से टूट चुका राजा। कल्पना करें, एक राजा जिसके हाथ में असीमित सत्ता है, जिसे कोई सजा नहीं दे सकता था। वो अपनी तलवार और अपना मुकुट सबके सामने उतार कर रख देता है। वो खुद को न्याय के लिए सौंप देता है। इस स्वीकारोक्ति का असर न जादुई होता है। जैसे ही सच होठों से बाहर आता है, जैसे इस सालों से बना हुआ झूठ का वो किला ढहता है, दरबार में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होता है। और कनकलता बेहोश होकर गिर पड़ती है। ये उस सोमैटिक रिस्पॉन्स का टूटना था। और जब वो आंखें खोलती हैं तो दरबार के बड़े बड़े दरवाजों से सूरज की पहली किरण अंदर आ रही होती है। लेकिन इस बार दिन के उजाले में वो पत्थर नहीं बनती। कि नहीं थे। हाँ, वो उम्मीद के आंसू थे। वो हैरानी, राहत और एक गहरे बोझ के उतर जाने के आंसू थे। एक आज़ाद इंसान के आंसू। और यहाँ कहानी कनकलता और उसके पिता के रिश्ते को जिस तरह से समेटती है, वो बहुत ही वास्तविक है। बिल्कुल। कनकलता अपने पिता के पास जाती है, उनका हाथ थामती है और कहती है कि वो उन्हें उनकी किए गए पापों के लिए माफ तो नहीं कर सकती, क्योंकि क्षमा करने का अधिकार सिर्फ ईश्वर का है। लेकिन भरे दरबार में अपना मुकुट छोड़कर सच बोलने का जो असीम साहस उन्होंने दिखाया है, वो उसकी तारीफ जरूर करती है। ये कहानी का एक बेहद परिपक्व अंत है। अक्सर हमारी कहानियों में सब कुछ बहुत जल्दी माफ कर दिया जाता है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हाँ, वही मेलोड्रामेटिक एंडिंग। पर यहाँ कनकलता समझती है कि न्याय और क्षमा दोनों अलग अलग चीजें हैं। राजा भवानी प्रताप को भी उनके कर्मों का फल मिलता है। उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ती है और वे बाकी की जिंदगी एक सामान्य व्यक्ति की तरह प्रायश्चित करने के लिए काशी चले जाते हैं। और राज्य की बागडोर एक मंत्री परिषद को सौंप दी जाती है, ताकि सत्ता का केंद्रीकरण फिर से किसी लालच को जन्म ना दे। एक डेमोक्रेटिक सोच की शुरुआत होती है यहाँ। बिल्कुल। कहानी का अंत कनकलता और वीराध्वज के विवाह के साथ होता है। वही वीराध्वज जिसने रात के अंधेरे में एक पत्थर की मूर्ति के दुख को सुना था,
अब दिन के उजाले में एक आजाद इंसान के साथ खड़ा था। कनकलता का वो पूरा सफर एक संवेदनशील लड़की से एक सुन पत्थर बनने और फिर वापस एक स्वतंत्र इंसान के रूप में उभरने तक का, ये साफ तौर पर दिखाता है कि जब तक हम अपने अतीत के काले पन्नों का सामना नहीं करते, जब तक हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, हम वर्तमान में कभी भी पूरी तरह से जीवित नहीं रह सकते। एकदम सही कहा। और सुनने वालों के लिए इस पूरी चर्चा में एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संदेश छिपा है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक जादुई शराब के टूटने की दास्तान नहीं है। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमें बताती है कि कभी-कभी जिंदगी में सबसे मुश्किल काम अपनों का, अपने प्रियजनों का सच सामने लाना होता है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, चाहे उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। सही बात है। सच से भागना, उसे छुपाना, इंसान को अंदर ही अंदर पत्थर बना देता है, उसे संवेदनाहीन कर देता है। सच्चाई का सामना करना ही एकमात्र रास्ता है। सच्चाई की रोशनी ही उस जमे हुए दर्द को पिघला सकती है। जब तक सच सामने नहीं आता, तब तक मुक्ति की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। सोचिए जरा, क्या कनकलता का वो दिन में पत्थर बन जाना वाकई किसी पुराने तपस्वी का जादुई श्राप था? ये एक दिलचस्प नजरिया है। या फिर क्या ये उसके अपने ही अवचेतन मन की एक बहुत ही तीव्र शारीरिक प्रतिक्रिया थी? एक ऐसा अवचेतन मन जो एक झूठ और हत्या की बुनियाद पर खड़े उस महल में अब और सांस नहीं लेना चाहता था? बाप रे, ये सोचने वाली बात है। क्या परिवार के भीतर छुपाए गए गहरे और काले राज अगली पीढ़ी को भावनात्मक रूप से तब तक के लिए लकवाग्रस्त कर देते हैं जब तक कि कोई उठकर उस छुपे हुए सच की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत ना दिखाए? ये जरूर सोचिए।